देखिए पहला न्यूज जीविका परियोजना के बारे में है। तो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। ठीक है, ये 3 मेन उसका फोकस क्षेत्र है। कौन कौन सा है? तो उसको क्या करना है? महिलाओं का विकास करना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है और ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन भी करना है। ठीक है, अभी तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर दिया गया है जीविका के तहत। इसके अलावा 2024-25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन भी हुआ है। ये आंकड़ा मतलब याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा होता है। 10 लाख के आसपास जो है स्वयं सहायता समूह का निर्माण हो गया है। और सिर्फ एक साल 2024-25 की बात करें तो 1 लाख के आसपास जो है समूहों का गठन हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, जीविका के द्वारा बिहार में क्या क्या काम किया जा रहा है। तो दीदी की रसोई चलाया जा रहा है, सिलाई घर चलाया जा रहा है ना। इसके अलावा क्या, बिहार के बाहर भी जीविका का 2 जगह प्रवासीय संस्थान केंद्र है। कहाँ कहाँ है? दिल्ली और बेंगलोर में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बिहार के बाहर 2 जगह प्रवासीय संस्थान कहाँ है? तो दिल्ली और बेंगलोर में। इसके अलावा जीविका दीदियों के द्वारा पौधारोपण का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सोलर लैंप निर्माण का काम किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए गया जिले में जे वायर्स कंपनी का स्थापना भी किया गया है, जो है ना इस तरीके का जो सोलर लैंप वगैरह बन रहा है इसको बेचने का काम यहाँ से किया जाता है। तो गया जिले में जे वायर्स कंपनी की स्थापना भी जीविका के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा 32 जिलों के 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरीज भी चलाई जा रही हैं। तो जीविका परियोजना जो नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठीक है, उसके तहत जीविका दीदियों को बहुत सारे कामों में लगाया गया है। इसके अलावा हाल ही में यह भी न्यूज मिला था कि इनको ई साइकिल भी दिया जाएगा, है ना। उसके अलावा इनका इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि बिहार के बाहर अलग अलग राज्यों में जाकर ये किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करेगा, किस तरीके से ये सक्सेसफुली वर्क करेगा, इसका भी प्रचार प्रसार करती हैं ये। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एक योजना है और बहुत इसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत भी किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये हम लोगों को पूछ भी सकता है। इसके अलावा आप लोग गौर करेंगे कि 66वीं का जो परीक्षा हुआ था उसमें जीविका के ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिए, जल जीवन हरियाली अभियान को मिलने वाले पुरस्कार। तो कौन कौन सा पुरस्कार मिला है ये समझिए। दुबई में जो COP28 सम्मेलन हुआ है, ठीक है, वहां पर जल जीवन हरियाली अभियान को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली थी। ठीक है, COP28 याद रखिएगा, वहां पे सराहना मिली है। फिर चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बताइए तो, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में कौन विजेता रहा है? कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला न्यूज देखिए, टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ। तो ये न्यूज क्या है? 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया। ठीक है, मिथिलेश जी म्यूट कर लीजिएगा। 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड से 2-2 पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए न्यूज कब का? 12 मई 2023 का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, बताइए तो। हमारे लिए सिर्फ एक साल का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, मैगजीन में छाप दिया है तो पढ़ लेते हैं। टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया, प्रत्येक प्रखंड के 2-2 पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। विश्व यक्ष्मा दिवस 2023 के अवसर पर वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में यक्ष्मा उन्मूलन कार्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुजफ्फरपुर समस्तीपुर जिला को स्वर्ण पदक, सिवान को रजत पदक और पूर्णिया एवं सारण को कांस्य पदक मिला है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बजट में इसका चर्चा किया गया था। हम लोग जब बजट देखेंगे वहां पे ही क्या बोला गया है, ठीक है, बजट भाषण में इन दो जिलों के बारे में या इस अवार्ड के बारे में, तो वहीं पढ़ लेंगे, वहीं समझ लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ स्किप कर सकते। अगला देखिए, बिहार राज्य पुल निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अंतर्गत चल रही प्रमुख मेगा परियोजना। तो कौन कौन सा पुल कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है, बस ये समझ लीजिए। देखिए छपरा में बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब कभी नहीं पूछता है हम लोगों को। छपरा में, पटना में, रोहतास में, भागलपुर में और गंडक नदी पर बन रहा है। ठीक है, गंडक नदी पे पश्चिम चंपारण वगैरह में बन रहा होगा। हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बजट में फिर इसका चर्चा मिलेगा। ठीक है, वहां जरूर इसके बारे में बताया गया होगा, वहीं पे इसको समझेंगे। अगला देखिए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, ये याद है आप लोगों को, है ना। बताइए तो कितना, कौन सा जन्म शताब्दी था इनका, कितना साल हुआ था इनका डेट ऑफ बर्थ? 100 वर्ष। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बिहार के
समस्तीपुर समस्तीपुर के पितौंजिया में, ठीक है। पितौंजिया ग्राम में। पितौंजिया को अब कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को ही हो गया था। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीते थे। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1970-71 में, ठीक है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी किस द्वारा बनाए गए थे। फिर 1977 से 79 तक रहे, तो ये जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था। 1977 में ये थोड़े समय के लिए सांसद भवन भी गए हुए थे, यानी लोकसभा के लिए भी चुने गए होंगे ये, ठीक है। समझिए, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को इन्होंने समाप्त किया। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा जो है कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला जो आरक्षण से जुड़ा हुआ, इस आयोग के अनुशंसा पर दिए थे, बताइए अनुशंसा। मुंगेरी लाल, ठीक है, मुंगेरी लाल कमीशन, उसको लागू किए। फिर भारत रत्न क्या है, तो ये समझिए, इसका स्थापना 2 जनवरी 1954 से होता है। पहली बार 1954 में दिया गया। 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ठीक है। इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं, 49th क्रम के हैं, ये भी याद रखिएगा। विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा बिहार सरकार की बहुत लंबे समय से विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने का, है ना, आग्रह होता रहा है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट हमेशा इसको टालती रही है। समझिए क्या है। वित्त आयोग का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने क्या बोला है कि भविष्य में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस साल ये चर्चा थी कि क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों जो है बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने में सहायता किए थे, गठबंधन में शामिल हुए थे, तो ऐसी चर्चा थी कि हो सकता है कि इन दोनों राज्यों को इस साल जो है विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया, बोला कि वित्त आयोग ने विशेष राज्य का दर्जा देने से संबंधित जो भी प्रावधान थे उसको निरस्त कर दिया है, ऐसा नहीं दिया जा सकता है। इसके बदले में आंध्र प्रदेश को अलग 15,000 करोड़ दे दिया गया और बिहार को अलग से 50,000 करोड़ के आसपास, 60,000 करोड़ के आसपास बजट में ही आवंटित कर दिया गया है, ठीक है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में क्या कहता है। विशेष राज्य श्रेणी को 1969 में, ठीक है, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। पूछ सकता है ये, है ना, याद रखिएगा कि विशेष राज्य श्रेणी वित्त आयोग किस वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था, तो 5वां वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा जो है किन राज्यों को दिया जा सकता है, समझिए। वैसा राज्य जो पहाड़ी हो या कठिन इलाका हो, जिसका कम जनसंख्या घनत्व हो या जनजातीय आबादी बड़ा हिस्सा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप हो, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन रहा हो जिन राज्यों में, फिर राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति रही हो। इसमें से ये पांचवा, चौथा और पांचवा, ये दोनों बिहार जो है इसके मापदंडों पे खरा उतर रहा था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार जो है मना कर दिया। उपरोक्त मापदंड जो है ये गाडगिल फार्मूले के रूप, मतलब गाडगिल फार्मूला था ना, उसी पे आधारित था ये चीज, ठीक है। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, जितने भी उधर पे पहाड़ी इलाके हैं ना, सबको, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना, सबको दिया गया। देखिए हिमाचल, ठीक है, ये तेलंगाना को भी दिया जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तेलंगाना जो है ना, ये एक्सेप्शनल है ना, ये पहाड़ी है ना, राष्ट्रीय सीमा इससे लगती है, ये एक्सेप्शनल है, लेकिन इसको भी मिला हुआ है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी अब किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, ठीक, अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया। इसके जगह पे 14वां वित्त आयोग क्या किया, इसके जगह पे क्या किया कि केंद्र के द्वारा जो पैसा दिया जाता है ना राज्यों, उसमें 30% से बढ़ाकर उसको सीधा 42% कर दिया और बोला कि अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग काम कर रहा है, बताइए। 15वां। 16वां बिल्कुल, 16 इसके अध्यक्ष कौन बने, काम कर रहा है। 15वां सर 16वें के अध्यक्ष कौन बने, अरविंद पनगड़िया। कौन गड़िया बने? बिल्कुल, अरविंद पनगड़िया बने। 15वें के एनके ठीक है। सिंह। 15वें के एनके सिंह। अच्छा बताइए, तो वित्त आयोग के अभी वो कौन है, सचिव कौन बने, सचिव ऋत्विक, क्या नाम है उनका? ऋत्विक रंजन। ऋत्विक रंजनम पांडे।
पांडे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला देखिए, कृषि रोड मैप 4 के बारे में क्या कहा जा रहा है। कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक है। अवधि जरूर याद रखिएगा, ये 23 से 28 तक के लिए लाया गया है। शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, लेकिन चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 में जो है, उसका शुभारंभ जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। चालू ये 1 अप्रैल से ही हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति 18 अक्टूबर को जो है अपनी स्वीकृति दी है इस पर, है ना, यानी उस दिन इसका शुभारंभ किए हैं। आपसे टाइम पीरियड पूछे तो आप 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2028 ही बताइएगा। ठीक है, बस ये एडिशनल याद रख लीजिएगा कि 18 अक्टूबर को जो है राष्ट्रपति ने शुभारंभ किया है। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है। कृषि के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास किया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दलहन एवं तिलहन विकास मिशन शुरू किया जाएगा। आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पूछ सकता है कस्टम हायरिंग सेंटर ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो है ये कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे 350 लाख पौधों का रोपण करना है। 1500 हेक्टेयर मीटर जल संचय क्षमता का गार्लैंड ट्रेंच निर्माण करना भी है। ठीक है, 1500 हेक्टेयर मीटर का जल संचयन क्षमता वाला गार्लैंड ट्रेंच, उसका भी निर्माण करना है। इसके अलावा वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधे को भी लगाना है। ठीक है, वन क्षेत्र से बाहर 20 करोड़ पौधों को लगाना है 5 सालों में। इसके अलावा बिहार को 5 कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है। 5 कब कब मिला और किस किस फसल के लिए मिला ये समझिए। 2011-12 में चावल के लिए मिला था, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में फिर मक्का के लिए और 17-18 में गेहूं के लिए। ठीक है, तो अब हम लोगों के अभी रिसेंट में कोई कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि कुल 5 बार ये मिल चुका है। बिहार अभी वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप के तहत काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले 3 और आ चुका है। तीनों का टेन्योर याद रखिएगा। पहला था 8 से 12, दूसरा था 12 से 17, तीसरा था 17 से 23 और चौथा है 23 से 28। 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था और ये खत्म कब होगा? ये खत्म होगा 31 मार्च 2028 2028 को। राष्ट्रपति ने कब इसको स्वीकृति दी थी बताइए, साल मतलब डेट बताइए। 18 अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023। बिल्कुल 18 अक्टूबर 2023। अगला देखिए, जन स्वराज अभियान, ये 2 अक्टूबर 2022 को जो है प्रशांत किशोर के द्वारा, जब महात्मा गांधी की 153वीं जयंती थी, तो पश्चिम चंपारण के विधरवा आश्रम से प्रशांत किशोर ने ये अभियान शुरू किया था, पैदल यात्रा, पद यात्रा का, है ना। इसके पीछे क्या वो रीजन बता रहे थे? वो बिहार में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाना चाहते थे। ठीक है, तो ये शुरू कब किए थे? 2 अक्टूबर 2022 को। और जब इसका 2 साल पूरा हो गया, यानी 2 अक्टूबर 2024 को, तो प्रशांत किशोर ने जन स्वराज नामक एक पार्टी भी बना ली है। ठीक है, और इसका जो है पहला अधिवेशन हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है ये याद रखिएगा, ये पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग कांग्रेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, पहला कहाँ हुआ था? गोकुलदास, क्या था कॉलेज का नाम बताइए? गोकुलदास तेजपाल। तेजपाल। कब हुआ था? 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885। 1885। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। एग्जैक्टली। इस तरीके का जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी हिसाब से समझिए। जन स्वराज पार्टी कब बना? तो 2 अक्टूबर 2024 को। कहाँ बना? वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में। पहले अध्यक्ष कौन बने? तो पहले अध्यक्ष बने हैं मनोज भारती, ये पूर्व IFS ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, मधुबनी जिले के हैं मनोज भारती। ठीक है, जन स्वराज अभियान हमारा खत्म हो चुका है। एक चीज याद रखिएगा, इसमें राइट टू रिकॉल, इस जो जन स्वराज पार्टी का जो अपना संविधान है, उसमें इन्होंने राइट टू रिकॉल करके एक चीज रखा है। इसके तहत क्या होगा, तो कोई व्यक्ति जो है अगर चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार करता है या फिर जो बात वादा करता है और वो नहीं निभाता है, तो राइट टू रिकॉल को यूज करते हुए जो है
उसको वापस उसकी सदस्यता वापस ले ली जाएगी और उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, ये सब जो है यूज किया गया। प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसको स्किप करते हैं, पॉलिटिकल चीजें ज्यादा दी गई हैं इसमें। अगला देखिए, बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग द्वारा हाल में लिए गए निर्णय। तो कौन कौन सा निर्णय लिया गया है वो समझिए। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने पर अब 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मतलब ऐसा कोई वन्य का जीव है जो किसी आदमी पर अटैक कर देता है और आदमी मर जाता है, तो उसको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, गंभीर चोट लगने पर 1.4, हल्की चोट लगने पर 24,000 रुपया दिया जाएगा। ये सब छोड़ दीजिए, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, जंगली सुअर को मारने का समय सीमा 5 साल बढ़ा दिया गया है। और मुखिया ग्राम सभा जो है ये निर्णय ले सकता है कि अगर जंगली सुअर ज्यादा परेशान करेगा तो 50 तक जंगली सुअरों को मारने का निर्णय ग्राम सभा आपस में ले सकती है। अगर उससे ज्यादा मारना होगा तो इसका परमिशन वहां से लेना पड़ेगा, मंत्रालय से लेना पड़ेगा, या इसका जो अलग कोई विभाग होगा उससे लेना पड़ेगा। देखिए, गुड़ गुड़ प्रोत्साहन नीति कब शुरू किया गया? 1 अक्टूबर 2024 से गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू किया गया है। विशेषता क्या है? तो राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, कैन केयर सॉफ्टवेयर। पूछ सकता है कैन केयर सॉफ्टवेयर किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो ये गन्ने से, शुगर केन वाला कैन ले लिया है, वहीं से कैन केयर सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या किया गया है? तो चीनी मिलों के हितों का ध्यान रखते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर ही गुड़ उद्योग को अनुमति दी जाएगी। मतलब वहीं लगाना है, 15 किलोमीटर के अंतर्गत ही 50% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके बारे में देखिए क्या किया गया है। ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी पटना टॉप पर है, 73वां स्थान है। बताइए केंद्रीय स्तर पर टॉप कौन किया है ओवरऑल श्रेणी में, एनआईआरएफ में? IIT मद्रास। बिल्कुल इसी तरीके से कंपेरिजन करना है। ठीक है, आईआईटी पटना है, यहाँ पे मद्रास है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन टॉप किया है नेशनल लेवल पे? मद्रास IIT मद्रास। बिल्कुल आईआईटी मद्रास ही। ठीक है, प्रबंधन में बताइए तो कौन सा वहाँ पे? आईआईएम IIM अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये बताइए मेडिकल में कौन सा था? मेडिकल में नेशनल लेवल पे एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली। और दंत चिकित्सा वाला था कि दंत चिकित्सा वाला सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ अच्छा कुछ है ना? टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, और एग्रीकल्चर में पूसा वाला था, दिल्ली का पूसा। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बिल्कुल। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं। तो 2006 में मार्च में जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बिहार यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने बिहार के जो विधानसभा और विधान परिषद है उसका एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और संयुक्त सत्र में संबोधित करते हुए वो बोले थे कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार होना चाहिए। ठीक है, कब बोले थे? 2006 में। कौन बोले थे? एपीजे अब्दुल कलाम। और संयुक्त अधिवेशन था। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया था। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया था। ठीक है, 2010 में ही यह अधिनियम पास करके दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, इन्हीं सबको देखते हुए क्या हुआ है? तो वर्तमान हाल में यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। प्राचीन काल में जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है नवीन का परिसर बनाया गया है। इसका डिजाइन कौन किए थे? तो ये पद्म विभूषण दिवंगत बीवी दोषी थे। ठीक है, बीवी दोषी। ठीक है, इन्होंने प्राचीन नालंदा के वस्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला को डिजाइन किया, जबकि विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत किया है। यह एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो कैंपस है। ठीक है, नेट जीरो कैंपस भी है, याद रखिए, यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। और अगर होता भी है तो इसमें इतना ग्रीनरी है तो वहीं उन्हीं पेड़ों के द्वारा उसका कार्बन को एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। इसी को नेट जीरो कैंपस कहते हैं। जितना कार्बन बना, ठीक है, उतना ही कार्बन वहीं पर सोख लिया गया। तो ये टोटल क्या हुआ? नेट जीरो हो गया। इसी को नेट जीरो कैंपस कहते हैं। और ये जो है 455 एकड़ में फैला हुआ है। ये विश्वविद्यालय 455 एकड़ में है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 19 जून 2024 को राजगीर में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 14 जून 2024 को राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया। इस विश्वविद्यालय के विजिटर जो है
राष्ट्रपति रह चुकी हैं या हैं। फिर कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनघड़िया हैं, ठीक है, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ना, वही इसके कुलाधिपति भी हैं। और अंतरिम कुलपति की बात करें तो प्रोफेसर अभय कुमार सिंह इसके अंतरिम कुलपति हैं। अगला देखिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया भी होगा कि प्रीलिम्स का एग्जाम पास करने पे कुछ अनुदान, कुछ पैसा दिया जाता है। तो यूपीएससी का एग्जाम जब पास कीजिएगा, सिविल सेवा सीएससी का, तो 1 लाख रुपया मिलेगा पीटी पास करने पे। उसके अलावा यूपीएससी का कुछ एलाइड सर्विसेज है, उसका पीटी एग्जाम पास कीजिएगा तो 75,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा सीडीएस, सीबीआई, केंद्रीय सशस्त्र बल, इन सब का एग्जाम पास करेंगे तो 50,000 मिलेगा, ठीक है। एनडीए वगैरह का एग्जाम पास कीजिएगा तो उसमें 50,000 रुपया मिलेगा। बीपीएससी का एग्जाम पास कीजिएगा तो 50,000 मिलेगा। इसके अलावा आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी, इन सब का पास करेंगे तो 30,000 मिलेगा। केंद्रीय मतलब सीजीएल होता है ना, एसएससी सीजीएल, उसका पास कीजिएगा तो 30,000 मिलेगा। और रेलवे भर्ती बोर्ड का परीक्षा पास कीजिएगा तो उसमें भी 30,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगला चलिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या है? तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार द्वारा सभी घरों में निःशुल्क लगाया जाता है। विभाग पूछ सकता है स्मार्ट प्रीपेड मीटर कहाँ लगाया जाएगा, किसके द्वारा? तो ऊर्जा विभाग के द्वारा लगाया जाएगा। बिहार सरकार का ये परियोजना है, केंद्र सरकार का नहीं है, बिहार सरकार अपनी तरफ से ये कर रही है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर और सामान्य मीटर की दर एक जैसी होगी, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम होगा। अनुदान आधारित सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना में स्मार्ट मीटर नेट मीटरिंग का भी काम करेगा। नेट मीटरिंग का काम मतलब समझिए क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाता है और उससे यहाँ पे उसको बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है, घर में यूज किया, पंखा बल्ब वगैरह जलाया, लेकिन ये क्या हुआ ना, 10 किलोवाट बिजली उत्पादन किया और इसके घर में मात्र 5 किलो वाट ही बिजली का उपभोग हो सका। तो बच कितना गया? 5 किलोवाट बच गया। ये 5 किलोवाट जो है ये क्या करेगा, ये ग्रिड में भेज देगा और ग्रिड में बेच देगा। बेचने से जो पैसा मिलेगा उसको, वो पैसा जो है इसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यही होता है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या करता है, एक मीटर लगा दिया, मीटर जो है कितना बिजली इस्तेमाल किए और कितना बिजली आप बेचे, इन दोनों का नेट एक कैलकुलेट करेगा और जो भी आमदनी होगी उसको आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। यही नेट मीटरिंग कहलाता है। लास्ट ईयर आप लोगों को याद हो अगर, तो नेट मीटरिंग से जुड़ा हुआ एक सवाल भी पूछा था, याद आ रहा है? यस सर, ये क्वेश्चन आया किस था। चीज से जुड़ा हुआ है ना, पूछा था ना, नेट मीटरिंग किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा Yes, sir. वो आपको स्मार्ट मीटर से जुड़ा हुआ है। एकदम सिंपल पूछता है, याद कीजिए, ज्यादा डिटेल में भी नहीं पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट सेक्शन वो खत्म हो गया है, ठीक है, एडुटेरिया करंट अफेयर्स का। इसके अलावा इसमें फटाफट 100 है, फिर कुछ अवार्ड्स हैं, ठीक है, इन सब के बारे में दिया गया। हम लोगों ने ये सब पहले भी देख रखा है, तो इसका रिवीजन करेंगे तो ये और क्विकली होगा, ठीक है।